बाय मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे पास में ही कंस्ट्रक्शन की वर्किंग के कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू रखें। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उन पे बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अब देखो, हम 11th क्लास से करते आ रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है इट इज वेलोसिटी विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप टू सो एज जस्ट ओवरकम ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। यानी जो हमारा ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, जो फोर्स होता है, उसको जो ओवरकम कर सके, उसको ओवरकम करने के लिए जिस वेलोसिटी के साथ हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, बॉडी को हम उस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करें जिससे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या कर सके, ओवरकम कर सके, और उसको ग्रेविटेशनल पुल को मतलब हटा करके वो अपने ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा सके। क्लियर हुआ? तो दैट इज द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला देखा है 2g/r, 2g√2gr। अब इसको हम प्रूव करेंगे कैसे? देखो, अब हमें पता है कि हमें बॉडी को कहाँ से फेंकना है और कहाँ तक पहुंचाना है। हमें क्या करना है, अर्थ की सरफेस से बॉडी को लेना है और उसको ग्रेविटेशनल पुल को पार करते हुए, उसको ओवरकम करते हुए उसको इन्फिनिटी तक ले जाना है। ठीक है, तो देखो, यानी हमें ये वाली वर्क डन हमारा क्या होगा, देखो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, r से लेकर इन्फिनिटी। यानी ये हमारा क्या है, जो है ये मान लिया अर्थ है, इसके अर्थ के सरफेस से लेकर के और इन्फिनिटी तक, है ना, और ये आ जाएगा दैट इज dgmm बाय, ये होता है ना gmm/x²। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो इसका भी मैंने रीजन बता रखा है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों करते हैं और r से लेकर इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा क्या रहता है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। जब मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करवाई थी उसमें मैंने ये रीजन बताया था। ठीक है, इसलिए हम जो है इन्फिनिटी से लेकर r रखते हैं, पूरे जो है पूरे हर एक पॉइंट पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इन्फिनिटी से लेकर r लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा gmm/x² इंटू dx। ये इन्फिनिट लिमिट हमें पता चल गई, क्योंकि हम अर्थ की सरफेस से लेकर के जहां तक हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे इन्फिनिटी तक, वो हमने लिमिट यहाँ पे ली है। ये हमारा वर्क डन हो गया। ठीक है, अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, gmm हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसकी लिमिट रहेगी r से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस का gmm को बाहर ले देते हैं, 1/∞ माइनस का 1/r। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे समथिंग अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0 एंड दैट इज gmm/r। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन। अब देखो ये जो वर्क डन होगा, अब हमें यहाँ से निकालनी क्या है, एस्केप वेलोसिटी। अब अगर हम देखें कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं बॉडी को ग्रेविटेशनल पुल्स को ओवरकम करने के लिए, जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हम वर्क डन लगा रहे हैं, वही हमारा क्या होगा, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इतना तो बिल्कुल क्लियर है। डेफिनेटली ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हम बॉडी को ऊपर की ओर फेंकेंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ही तो होगी, मतलब मोशन में आएगी बॉडी। तो ये जो वर्क डन है ये हमारा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? अगर आपको ये आता है ना तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखो हमारा जो वर्क डन आया, अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा वर्क डन आया है ना, ये दैट इज gmm/r आया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको प्रूफ करने के लिए कैसे लिखना होगा। ठीक है, आप इसके बाद देखो पहले डेफिनेशन लिखना, फिर यहाँ तक लिखना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो अब हमें ये लिखना है। इतना हम करके हमारा वर्क डन ये आ गया। अब हमें एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो उसके लिए इसके बाद हमें ये लिखना है, दिस वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द बॉडी सो एज टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल इज परफॉर्म्ड ऑन द बॉडी बाय प्रोवाइडिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना क्लियर हुआ? यानी ये जो वर्क है ये किसके लिए रिक्वायर्ड हुआ है, उस बॉडी को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली है।
क्लियर हुआ? तो यहाँ से जो ये वर्क डन हो जाएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 m ऑफ वी का स्क्वायर, क्योंकि वी नीड दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो 1/2 m वी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, देखो दैट इज g/m/r। हमें चाहिए क्या है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इस वाले से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारा आ जाएगा देखो वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm/r और हमें चाहिए क्या, वी सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा एस्केप वेलोसिटी दैट इज हमारा 2gm/r आया। ठीक है, अब देखो 2gm/r आया है, देखो हमारे पास इसकी दो फॉर्म आती हैं, एक तो हमारे पास √2g आता है, एक √2gm/r आता है। अब वो कैसे आता है, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो g होता है ना, वो हमारा क्या आता है, देखो g होता है हमारा दैट इज gm/r स्क्वायर, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो gm/r स्क्वायर अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दे, r से डिवाइड कर दे, तो हमारा g ही तो बन जाएगा, ये √2gr बन जाएगा। आपको इतना क्लियर हुआ? क्योंकि gm/r स्क्वायर है, देखो ये हम r से मल्टीप्लाई कर दे, r से डिवाइड कर दे, तो gm/r स्क्वायर तो हमारा g आ गया और ये r हमारा ये आ गया। इतना क्लियर हुआ? एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास रिलेशन आ जाएगा दैट इज √2gm/r या फिर √2gr। इतना क्लियर हुआ? मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इस पे बेस हमारा एक न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हमें अगर एस्केप वेलोसिटी आती है, अगर हमें इसको लिखना होगा, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम ये मैथमेटिकल यहाँ तक करेंगे, फिर ये लिखने के बाद हम यहाँ तक करेंगे कि ये जो वर्क डन हुआ है ये किसके लिए रिक्वायर्ड हुआ है, बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हमने वर्क डन यूज किया है, तो ये जो वर्क डन है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये एस्केप वेलोसिटी के हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो वर्क डन है बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज किया गया है, इसलिए हमारे पास दोनों को इक्वल रखा गया है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो ये जो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन है, इस पे बेस हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इससे बेस न्यूमेरिकल है, अगर वो आए तो उनके साथ हम कैसे हमें हैंडल करने हैं वे। ठीक है, तो देखो √2g/r हमारा क्या है रिलेशन, किसका, एस्केप वेलोसिटी या फिर √2gm/r। ठीक है, ये हमारी अगर न्यूमेरिकल में अगर हमारी वैल्यू गिवन होती तो उसके हिसाब से हम इसका जो है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें क्या बताना है कि अगर रेडियस जो है अर्थ की रिड्यूस हो जाए 4% एंड डेंसिटी जो है सेम रहे तो हमारी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। देखो अभी हमने देखा है कि एस्केप वेलोसिटी हमारा होता है दैट इज √2gr। अब आपको लगेगा कि r की बनत पावर पे डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि रेडियस जो है, हमें यहाँ पे बताना है कि डेंसिटी सेम रहती है। अगर यहाँ पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया तो डेफिनेटली हम इसको डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो हमें इसको साथ में डेंसिटी भी लेकर आनी पड़ेगी। तो देखो हमें कैसे करना है इसको, √2 अभी हमने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करवाया था, हमने जो g की वैल्यू बताई थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज gm/r स्क्वायर होता है। ठीक है, इनटू में हमारा r आता है। ठीक है, हम r से इस r को कैंसिल कर देते हैं, √2g/r। ठीक है, अब ये जो मास है, अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि हमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लाना है, तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें चाहिए क्या है, मास, तो मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r³। ठीक है, और 4/3 क्योंकि ये जो हमने ये जो वॉल्यूम ली है, हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है हम उसको एक स्फीयर में मानते हैं, तो इसलिए मैंने 4/3 पाई r³ लिया है। ठीक है, अब देखो रो 4/3 पाई r³। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस मास की जगह पे वैल्यू रख देनी है, रो इंटू 4/3 पाई r³। अब यहाँ से कैंसिल, r स्क्वायर बचेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट से बाहर लेकर आएंगे तो r बचेगा, √2। अब यहाँ पे ये वाला रिलेशन हो गया। तो अब इस रिलेशन से को मानते हुए हमें इसका जो है आंसर बताना है। अब क्योंकि डेंसिटी हमारी सेम रह रही है और जो रेडियस है वो हमारी 4% से रिड्यूस हो रही है, तो डेफिनेटली हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, 4% से रिड्यूस ही होगी, बिकॉज इट्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन।
एंड डेंसिटी इज ए कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ? तो एस्केप वेलोसिटी से अगर हम रेडियस को 4% डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो है रेडियस को अगर डिक्रीज करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी भी 4% से डिक्रीज ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रिलेशन। ठीक है, अगर हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अगर ये नहीं होता तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन इन्होंने डेंसिटी बोला है तो डेंसिटी को कंसिडर करते हुए हमें ये रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी 4% से ही रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना कि हमें यहाँ से इसको कैसे डिराइव हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसमें बेसिक न्यूमेरिकल। अब हम जो है एस्केप वेलोसिटी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि हम इसके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनमें यूज होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये हमारे एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी। इसका क्या मतलब है देखो, क्योंकि अभी अभी हमने रिलेशन किया था एस्केप वेलोसिटी का, दैट इज √2gr। ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें मास में कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। वैसे अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास कैसे है हमारी जो एस्केप वेलोसिटी, तो हमने देखा था कि जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, दैट इज G m1m2/r²। ठीक है, ये होता था। अब जो ये m1 m2 थे ये हमें पता है जहां से हम बॉडी को फेंक रहे हैं उसका मास, और जहां पर हम बॉडी को फेंक रहे हैं जहां से और जहां पर, उन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो बॉडी का जो खुद का मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास क्या है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी। हम बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में फेंके, बॉडी का कुछ भी मास हो, एस्केप वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करेगी। वो डिपेंड करेगी अगर हमने मान लिया कि हम बॉडी को प्लेनेट की ओर फेंक रहे हैं, अगर प्लेनेट का मास ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उसको खींच लेगा। तो बॉडी के खुद के मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। अगर अर्थ का मास ज्यादा हुआ तो क्या होगा, अर्थ उसको अपनी ओर खींच लेगी। प्लेनेट का ज्यादा हो तो प्लेनेट का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉडी के खुद के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। आप यहाँ से भी इसके रिलेशन में देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज जी पे और आर पे। रेडियस पे डिपेंड करेगा डेफिनेटली कि एस्केप वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, जितनी ज्यादा रेडियस होती जाएगी जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उससे, तो उसके उतनी ही हमारी क्या होती जाएगी, एस्केप वेलोसिटी कम होती जाएगी। सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कम होता जाएगा जितनी ज्यादा रेडियस होती जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है वो √2gr यानी जी और आर पे डिपेंड करती है। ये दोनों पॉइंट इससे ही रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद फॉर द अर्थ एज g इज 9.8 और r जब हम लेंगे तो हमारी जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आती है दैट इज 11.2 किलोमीटर। ठीक है, √2 11.2 किलोमीटर एस्केप वेलोसिटी होती है हमारी। उसके बाद प्लेनेट विल हैव एटमॉस्फेयर इफ वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर तभी होगा अगर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है एटमॉस्फेयर पे वो एस्केप वेलोसिटी से कम हो। ठीक है, तो दिस इज वाई अर्थ हैज ए एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ पे जो मॉलिक्यूल जो स्पीड है VRMS स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है। ठीक है, वाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज VRMS इज ग्रेटर देन V। अब इसका रीजन भी मैं बताऊंगी, क्योंकि अर्थ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल की है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमारे पास जो मून होता है, अर्थ पे जो हमें पता है ग्रेविटेशनल पुल हमारा ज्यादा होता है, तो उसमें जो रूट यानी जो मॉलिक्यूल है उसमें इतनी ज्यादा स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकते जितनी हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है। अब एस्केप वेलोसिटी तो हमारी 11.2 किलोमीटर है ना, तो इसलिए हमारे पास अर्थ पे रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड जो होती है मॉलिक्यूल की वो कम होती है। लेकिन मून पे हमारा एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास मून जो है क्या होगा, मून पे हमें पता है जैसे कि मैंने रिलेशन में बताया था कि हम अर्थ से जब सरफेस के ऊपर की ओर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल हमारा कम होता जाता है। तो जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल कम होता जाएगा तो ऊपर की ओर जब हम मून की तरफ जाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे।
उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो क्या होगा, उसकी एस्केप वेलोसिटी से कम हो जाएं। एस्केप वेलोसिटी तो कम होंगे नहीं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी, उनके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल वर्क नहीं कर रहा होगा। जितनी ज्यादा स्पीड के साथ वो मूव करेंगे, वो रूट मीन स्क्वायर सॉरी जो एस्केप वेलोसिटी है उससे हमारी जो है ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको पता होगा कि हमारे पास जो मीन स्पीड होती है उसका हम स्क्वायर करते हैं, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी से मून पर जो है हमारी वेलोसिटी जो होती है मॉलिक्यूल की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है। इसलिए हमारे पास जो है मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मून पे हमारे पास जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल बहुत ही कम होता है, मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं, तो उनकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो उनकी स्पीड से, मॉलिक्यूल की स्पीड से बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रीजन। ठीक है, अब इसमें एक और अगर हम फोर्थ पॉइंट जोड़े तो क्या होगा कि अगर हमारी जब हम किसी बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, अगर वो एस्केप वेलोसिटी से कम हुई तो क्या होगा, डेफिनेटली या तो वो प्लेनेट में घूमने लगेगी या फिर वो वापिस से अर्थ की सरफेस पे आ जाएगी। तो हमें पता है बॉडी को प्रोजेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से हम बॉडी को फेंक रहे हैं उसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी कम होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी से। अगर ये एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम हुई तो क्या होगा, बॉडी प्लेनेट में घूमने लगेगी या फिर वो अर्थ की सरफेस पे वापस आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम ये कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारा फिफ्थ पॉइंट करते हैं। अब देखो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि इसमें हमें अगर मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉडी निकालनी हो एस्केप वेलोसिटी के केस में, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे। लेट ए प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v so that attains a maximum height h at maximum height velocity of particle is 0। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम देखेंगे तो जैसे ही हमने बॉडी को फेंकना शुरू किया इनिशियली, दैट इज Gm/r आ जाएगा, क्योंकि शुरू में बॉडी रेस्ट में थी। जैसे ही हमने उसको ऊपर की ओर फेंका तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दैट इज 1/2 m/v²। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर क्या हो जाएगा, दैट इज Gm/m। अब क्योंकि हमने अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर फेंका है तो ये जो r है वो r प्लस का h हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर बॉडी रेस्ट में आएगी तो उस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 mv² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का Gm/m। हम इसको बाहर ले देते हैं, ये माइनस हम ऐसे ही रखते हैं माइनस। ठीक है, Gm/m ये कितना आ जाएगा, 1/r माइनस का 1/r प्लस का h, है ना, क्योंकि ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस का Gm/r। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस m से हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो v²/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा, दैट इज Gm। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे r प्लस का h। ठीक है, अब r प्लस h, यहाँ से r प्लस h आएगा, माइनस का r तो यहाँ पे h बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा v²/2 Gmh/r प्लस h। अब हमें यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट h चाहिए। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, देखो v²r प्लस का h। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2Gm और h, है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट h चाहिए तो कितना आ जाएगा, देखो हम ऐसा करते हैं r प्लस का h/h को हम इधर ले लेते हैं, उसको हम उधर ले जाते हैं 2Gm और नीचे कितना आ जाएगा, v² r। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 1 प्लस का r/h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2Gm v² r। ठीक है, अब r/h हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2Gm r v² - 1।
ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है, H। अब हमें अगर H चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो R/2GMR/V² माइनस का 1, ठीक है। अब 2GM/R हमारा क्या था, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, जैसा कि मैंने रिलेशन में बताया था। तो ये आ जाएगा हमारा, देखो हमारी जो एस्केप वेलोसिटी थी वो √2GM/R आई थी, है ना। तो 2GM/R है तो रूट में तो है तो V का स्क्वायर आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू VE का स्क्वायर माइनस का V² माइनस का 1, ठीक है। तो H हमारा किसके इक्वल बना, तो देखो यहाँ पे मैं अलग से लिख देती हूँ, इनका रिलेशन क्या बनेगा, H इज इक्वल टू R इंटू, क्योंकि हम VE का स्क्वायर बाई V² माइनस 1 है तो हम V² को ऊपर की ओर ले जाते हैं और नीचे बन जाएगा VE का स्क्वायर माइनस का V², ठीक है। ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट एट ए अटेन्ड बाय ए बॉडी, ठीक है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी को जब हम V के साथ मूव करेंगे, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट पे H पे मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 0 हो जाएगी, और जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी वो हमारा आ जाएगा RV² VE का स्क्वायर माइनस V²। ये न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी को हम फेंकेंगे, और एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी हमें पता है कितना होता है, दैट इज √11.2। √11.2 में एस्केप वेलोसिटी के डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी को फेंका गया उसकी डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6400 किलोमीटर होती है, उसको हम यूज करेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए बॉडी, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये एस्केप वेलोसिटी है VE का स्क्वायर माइनस V², ठीक है। तो ये हो गया हमारा इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला जिसका हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसमें हम एक और 6th लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं। ये हमारा 6th एंड लास्ट पॉइंट है, इफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन फ्रॉम सच बॉडी नथिंग कैन एस्केप, नन इवन लाइट, सच बॉडी कॉल्ड ब्लैक होल्स। अब देखो, अगर हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है अगर वो c के इक्वल हो जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो उस केस में हमारी जो है जो बॉडी है, बॉडी नथिंग कैन एस्केप, कुछ भी वो है, मतलब हम ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकेंगे, ग्रेविटेशनल पुल से, ठीक है। तो उस केस में जो बॉडी हमारी एस्केप नहीं हो सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ब्लैक होल, ठीक है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, अगर हमारी एस्केप वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, वो एक ऐसी बॉडी बन जाएगी जो कि एस्केप नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड बॉडी कॉल्ड ए ब्लैक होल्स रेडियस ऑफ ए ब्लैक होल, ठीक है। तो ब्लैक होल्स बोलेंगे, और जो रेडियस ऑफ ए ब्लैक होल होती है दैट इज √2GM/c², और अगर हम इस c को निकालेंगे तो √2GM/r, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये इंपॉर्टेंट है हमारा ब्लैक होल बॉडीज क्या होती हैं अगर हमारी एस्केप वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, ठीक है। आप इस डेफिनेशन को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूरा जो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था क्लियर होता है, ठीक है। इस पे बेस हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जब हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे केपलर्स के तीनों लॉ और उन पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।